आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रुपया की। 90 चला गया है रुपया, लेकिन क्या हमको डरने की ज़रूरत है? टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये बहुत ही शानदार कोर्स आज आखिरी दिन है, क्योंकि आज से क्लास हो रही है। सो रात 8 बजे से क्लास शुरू होगी। लिंक सबको दे दिया गया है। 300 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है, एक फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी, वो आज तक ही है ऑफर। तो रुपया जो है वो 90 रुपए से नीचे 90 रुपए तक चला गया है। ठीक है, अब इसकी बात हमने 3 दिन पहले की थी। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि रुपया नीचे जा रहा है। खैर, इसकी बात हम काफी लंबे समय से कर रहे हैं कि रुपया नीचे जाएगा ही। अब परेशानी की बात तो है, देखिए, रुपए नीचे जाना या कमजोर होना ये दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, चाइना की भी जो करेंसी है ना, रेनमिनबी, युआन, अच्छी खासी कमजोर है वो। और चाइना अपनी करेंसी को घटाता बढ़ाता रहता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ना, हमारा फिक्स्ड है। तो एक तरीके से भाई देखो, करेंसी क्या है ना कि पूरी दुनिया आज, पहले कैसे सब चलता था? पहले बार्टर सिस्टम था, ठीक है, कि तू कुछ दे मैं कुछ दूंगा। फिर एक कोई यूनिट होनी चाहिए ना जो कि एक यूनिवर्सल रहे, जिससे खरीदा जा सके। फिर अलग अलग देशों ने, फिर गोल्ड था, गोल्ड सिल्वर था, ठीक है। उसके बाद फिर कॉइन्स आए, फिर करेंसी आई, पेपर करेंसी आई। 1970s में अमेरिकन डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया और सबने बोला कि एक काम करते हैं, यही डॉलर, क्योंकि अमेरिका की ताकत है, तो यही डॉलर को ही पैमाना बनाते हैं, इसी को ही। फिर आईएमएफ में भी बास्केट ऑफ करेंसीज की, भैया ये 5 करेंसी हैं, इनके हिसाब से हम एक्सचेंज रेट देखेंगे। देखिए, मेन ये है ना कि आपकी ताकत कितनी है। सिंपल सी बात है कि अगर मेरी दुकान है और मैं सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं अपनी चलाऊंगा। अब अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में उसका हस्तक्षेप है, वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता भी करवाता भी है, तो उसकी करेंसी खरीदते हैं लोग। और अगर अमेरिका करेंसी छापना कम करता है तो पूरी दुनिया इफेक्ट होती है, क्योंकि डॉलर से ही व्यापार होता है। मैंने आपको कई बार बताया है। ये वैसे ही हो सकता है कि जब आप दुकान पे जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये हमारा पेपर है, पेपर ले लो, न्यूज़पेपर, हाँ, और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। बोले कि पागल अगल है, कब है, जाके पैसा लेके आ, रुपया लेके आ। ये वही चीज है। तो पूरी दुनिया में भी जब आप तेल खरीदने जाते हो तो आपको डॉलर देना पड़ता है, या कुछ भी खरीदने चाहते हो, इसीलिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बहुत बढ़िया होता है। कुछ लोगों की, जैसे वेनेजुएला हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, उसकी करेंसी बस वो पेपर का बंडल है, उसको कुछ वैल्यू नहीं है। इतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम है। तो अब दोस्तों, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, परेशानी का सबब है, ठीक है, प्रॉब्लम है। अब लेकिन दोस्तों, इस ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। कैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? रुपए गिरने का मतलब क्या होता है? देखिए, हम एक्सचेंज रेट ही देखते हैं कि हाँ, नेशनल स्ट्रेंथ है कि रुपए अगर ऊपर गया तो भैया हम बहुत स्ट्रांग है, रुपए नीचे गया तो हम बहुत वीक है। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भारत एक स्टेबल इकोनॉमी है। भारत की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आप, इतिहास गवाह है कि इतना कुछ हुआ, हम कोविड में भी जो है वो उबर गए, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना करें, लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे। हम मिडिल पाथ, हम ऐसे रहेंगे, हम धीमे धीमे ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि भारत में एक इनफॉर्मल सेक्टर काम करता है। भारत का जो एग्रीकल्चर है ना, वो भारत को बचाता है। भारत एक ब्लेस्ड नेशन है। दुनिया में क्या है ना कि ज्योग्राफी आपकी इकोनॉमी को डिफाइन करती है। अब या तो आप सऊदी यूएई हो, ठीक है, पूरी दुनिया से टैलेंट मंगा रहे हो और उसके बाद आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन भारत के पास आशीर्वाद है, इसीलिए भारत को देवभूमि बोला जाता है कि तुम्हें नदी भी देंगे, तुमको क्या चाहिए, नदी चाहिए, ले लो नदी, खूब सारी नदियां ले लो, इतनी नदियां ले लो, नदी से ही सब चलता है, नदी नदी दे देंगे तुमको। ये वेस्ट एशिया में है ही नहीं नदी, पानी की वजह से युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं है। सारी नदियां तो यही भारत से ही तो निकली रही है, हिमालय से, है ना, हिमालय से निकल रही हैं और पेनिनसुलर इंडिया से निकल रही हैं। और क्या चाहिए तुमको? बर्फ चाहिए भी ले लो, बर्फीले पहाड़ ले लो, रेत भी ले लो, तुमको हम समुद्र भी दे देते हैं। तो भारत ना बहुत ब्लेस्ड है, इसीलिए भारत की इकोनॉमी कभी नीचे जाएगी नहीं। अब आप बोलेंगे सर लेकिन रुपया तो गिर रहा है। जब आप इसको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के सेंस में देखते हो तो यकीनन ये अच्छे साइंस नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि इसका असर क्या पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो तो फर्क ही नहीं है कि आप रुपया गिरे ना गिरे, हमको क्या मतलब। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, एक कोई पैदा कर रहा है, उसको बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, यही है कि मतलब खरीद फरोख्त हो रही है। यहां पे कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। अब भारत, मान लीजिए अगर एक टाइम पे पूरी दुनिया से कट ऑफ है, जो भी चीज चाहिए हम पैदा कर रहे हैं, तो ये करेंसी की प्रॉब्लम होगी? कभी नहीं होगी। वही सेम चीज ऐसे काम करती है कि दोस्तों, क्योंकि हम पूरी दुनिया से जुड़े हैं, अब हम तेल पैदा नहीं करते, हमको तेल खरीदना है बाहर से,
तो जाहिर सी बात है कि अगर हम तेल खरीदेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रुपया महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया। तो जाहिर सी बात है हम डॉलर खरीदेंगे तो महंगा है। तेल जो आज मान लीजिए कि $1 की कीमत 50 रुपए थी, आज 90 रुपए की है, मतलब बहुत पहले। तो जो बहुत पहले 15-20 साल पहले जो 50 रुपए का तेल मिलता था, आज 90 रुपए का मिल रहा है, महंगा हो गया। एनर्जी महंगी होगी। ऐसे ही जितनी भी चीजें आप बाहर से खरीदेंगे, यानी बहुत सिंपल तरीके में समझा रहा हूं, यानी कि जो आप इंपोर्ट करेंगे वो महंगा है। प्लस अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं बाहर, एजुकेशन, जो भी चीज, इसीलिए मैं कहता हूं भारत को मान लीजिए आप आइसोलेट कर दीजिए, सब भारत में हो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो भी चीज आप बाहर जाके करेंगे और पैसा देंगे, एक्सचेंज करवाएंगे अपनी करेंसी, वो आपके लिए घाटे का सौदा है। ऑन दी अदर हैंड, जो चीज आप भारत में वहां पे बेचेंगे वो सस्ता है। अब मान लीजिए कि जो चीज अमेरिका 50 रुपए की लेता था आज से 15 साल पहले, आज 90 रुपए की ले रहा है, यानी कि अमेरिका के लिए तो माल सस्ता हो गया मेरे भाई। भारत के एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिव हो गए कि नहीं? कि हमारा देखिए, जब रुपया गिरता है ना, इसीलिए तो चाइना का सब खरीदते भी है, क्योंकि चाइना अपना रुपया बहुत ज्यादा गिरा लेता है, तो माल बहुत सस्ता हो जाता है बाहर के देशों के लिए, तो तड़ा माल खरीदते रहते कि भाई बढ़िया, खरीद लो जितना हो सके। और आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप ने भयानक टैरिफ लगाया हमारे ऊपर, 50% टैरिफ है हमारे ऊपर, बाकी देशों से 20-30% ज्यादा। उस केस में कह सकते हो कि हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, बढ़िया हैं, रुपया गिरा है तो और अच्छे एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू है, भारत स्टेबल रहेगा, मार्केट स्टेबल है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आ रहा है। हां, उसमें भी फर्क पड़ेगा, जहां पे सस्ताई है लोग वहां पे। अब भारत की अच्छाई क्या है ना, क्योंकि हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया यहां पे इन्वेस्ट कर रही है। अब यहां पे इन्वेस्ट करिए तो यहां पे सस्ती चीजें हैं, तो लोग इन्वेस्ट भी बहुत अच्छा खासा करते हैं कि भाई जो फैक्ट्री हमको चाइना में इतनी महंगी पड़ेगी, यहां पे तो और सस्ती है, रुपया सस्ता है। नॉमिनल और रियल, नॉमिनल एक बेस प्राइस हमेशा सेट होता है कि 2015 में क्या थी, अभी क्या है, उस हिसाब से करेंसी। 2015 में मान लीजिए 60-70 रुपए थी, मैं कंसेप्ट बता भी चुका हूं, अभी 90 है। रियल अभी प्रेजेंटली क्या है, कितना खरीद सकते हो आप, परचेजिंग पावर कितनी है। $1 में अमेरिका में आप 1 घंटा नहीं गुजार सकते, और $1 में भारत में पूरा दिन गुजर जाएगा। $1 को 90 रुपए, पूरा दिन कहो 5-10 रुपए बच भी जाए, पूरा दिन खाना खा लोगे आप, भूखे नहीं रहोगे। और कहो ट्रैवल भी कर लो। ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रेन चलती घान एक्सप्रेस, या अमेरिका में भी ऐसी बहुत सारी ट्रेन चलती हैं। वो ट्रेन क्या है, पहाड़ों के बीच से लेकर जाती है, 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए किराया है। भारत में 200 रुपए देके राजस्थान घूमो, कश्मीर घूमो, जनरल का किराया इतना ही तो है। तो भारत इसीलिए कह रहे ना कि भारत कभी टूटेगा ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमी वैसे चल रही है। तो एक्सचेंज रेट, आई होप चीजें मैंने समझाई दी होंगी। तो एक्सचेंज रेट हो सकता है कि हमको ऐसा लगे कि अरे बड़ी परेशानी हो गई भाई, रुपए गिर गया है, जीडीपी लोगों को समझ नहीं आता है। प्रॉब्लम ये है, द थिंग इज कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड। एंड अब देखिए, लोग समझना भी नहीं चाहते। मैं इकोनॉमी के लेक्चर बनाता हूं, बहुत कम लोग देखते हैं, वेरी फ्यू जो देखते हैं। मैं भाई, इंटेलेक्ट लेवल उनका हाई है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या देखना चाहते हैं। फिर आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप ऐसे वीडियो नहीं बनाते। आप लोग देखना क्या चाह रहे हो, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। और जहां तक व्यूज की बात है भाई, तो हर कोई इसी पे ही काम कर रहा है मेरे भाई। अगर आप अपना बिजनेस खोलोगे, आप चाहेंगे कि वो सब तक पहुंचे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिक्चर रिलीज होती है, लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, व्यूज ज्यादा, हर चीज व्यूज पे ही डिपेंड करती है मेरे भाई। तो अगर इतना अच्छा कंटेंट है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। आरबीआई का रोल क्या है, अच्छा चलो इसमें भी हम इकोनॉमी समझ लेते हैं थोड़ी। आरबीआई क्या करता है, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी डिफाइन नहीं करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बस उसका एक जॉब है, एक पॉइंट पे, मतलब मान लीजिए कि करेंसी बहुत हाथ से निकल गई तो आरबीआई कुछ नहीं कर सकता। बट आरबीआई डोमेस्टिक इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? रुपए के थ्रू। डॉलर उसके हाथ में नहीं है, डॉलर अमेरिका के हाथ में है कि भाई वो कितना सप्लाई और डिमांड कंट्रोल करेगा, इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाएगा, वो अमेरिका कंट्रोल करता है। और अमेरिका कैपिटलिस्ट देश है, वहां पे अगर भाई बहन को पैसे देता है तो उसे इंटरेस्ट लेता है। भारत में ऐसा कुछ है नहीं। तो अब क्या है ना कि आरबीआई बेसिकली एक स्पेसिफिक लेवल तक करेंसी को डिपेंड करता है, क्योंकि उसका काम है वॉलेटिलिटी को लिमिट करना और रुपये को मार्केट डिटरमिन्ड लेवल पे सेटल करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई देखो, मार्केट में क्या चल रहा है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, स्कूल में आपने एग्जाम दिया, ठीक है। अब स्कूल में आपने एग्जाम दिया, पैमाना है कि 100 में से 90 ही मार्क्स लाने हैं, तभी तुम टॉपर कह रहोगे,
लेकिन 100 में से 90 मार्क्स लाने, इसका मतलब क्या? तुम टॉपर हो। इसका मतलब क्या है कि तुमको नॉलेज है, बढ़िया नॉलेज है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी इमेज अच्छी है। मैं लाऊंगा 100 में से 10 मार्क्स, लेकिन उसके बावजूद मुझे सारी चीजें पता है, मेरी पूरे कॉलेज में इमेज अच्छी है, और भाई हालात इस समय ऐसे हैं कि 100 में से 20 मार्क्स भी आ जाए तो बहुत है। तो ये है मार्केट। तो मार्केट के हिसाब से तो मैं बढ़िया कर रहा हूं, भले मैं 90 का पैमाना छू ना छू। समझिए आप, ये आज के हालात हैं, पूरी दुनिया के हालात हैं। उस कंटेक्स्ट में देखो तो भारत की करेंसी ठीक कर रही है, बढ़िया कर रही है। ओके, अब ये बात बता ही चुका हूं मैं, ये डिक्लाइन हुआ है, जाहिर सी बात है डिक्लाइन हुआ है। और रुपी जो है ना, वो सबके अगेंस्ट डिक्लाइन हुआ है। इट्स नॉट अबाउट कि जो बास्केट ऑफ करेंसीज है ना, युआन, येन, यूरो, सबके अगेंस्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ, राइट। तो अब ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि कैसे इकोनॉमी को हेल्प करता है। देखो इंटरेस्ट रेट का क्या हिसाब किताब है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब भी इन्फ्लेशन होगा, क्या है ना कि जब रुपए बढ़ता है, रुपए बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका रुपया कमजोर हो रहा है। अगर आपका रुपया कमजोर हो रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, यानी कि आपके रुपए की वैल्यू कम हो रही है। और रुपए की वैल्यू का कम होने का मतलब है रुपए बहुत ज्यादा छप रहे हैं, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन ज्यादा है। उसमें क्या करता है आरबीआई, जब मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सचेंज रेट्स है उसके पास, सॉरी अलग तरीके के रेट्स है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, उससे आरबीआई क्या करता है ना, घटाता बढ़ाता है वो रेट्स, क्योंकि जो पैसा है वो बैंक में जमा होता है। बैंक में जमा होता है तो आरबीआई का रेट्स बढ़ाएगा घटाएगा, तो जाहिर सी बात है जो जमा है या जो लोन पैटर्न है वो चेंज होगा। आप इसको ऐसे समझो कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा, तो जाहिर सी बात है आपका रुपए कमजोर होगा, और रुपए कमजोर होगा इसका मतलब इन्फ्लेशन भी हाई होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए कि 50 रुपए की कोई चीज है, अब वो पैसा फैला हुआ है, तो हर कोई 50 रुपए की चीज खरीद लेगा, वो फिर 60 की हो जाएगी, फिर 70 की हो जाएगी, ऐसे महंगाई बढ़ेगी। तो आरबीआई क्या करेगा, पैसा खींचता है, मार्केट से पैसा खींचता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है मार्केट में पैसा आना होगा बंद, क्योंकि बहुत लोग लेंड नहीं करेंगे, बोरोइंग कम होगी, राइट। तो यहां पे जो करेंसी है, ये अभी हार्शर मेजर्स जो है ना वो नहीं लेने होंगे, क्योंकि अभी क्या है कि इंपोर्ट्स जो है दे एक्सीड एक्सपोर्ट। अभी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, ठीक है, तभी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, हम ज्यादा मंगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात हम ज्यादा मंगा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अब जब भी रुपए सस्ता होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, कमजोर होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि वो चीजें कमजोर होती है। तो अब यहां पे इसीलिए करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। तो अब यहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक या फिर कैपिटल कंट्रोल जैसे आरबीआई को मेजर नहीं लेने लगेंगे। इसका मतलब भारत का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो ज्यादा कंपिटेटिव होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज ज्यादा महंगी है, एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कि आप एक पेन खरीदने जा रहे हो, अब आपको पता है कि पेन ये ससुरा 5 रुपए का था, आज ये 10 रुपए का हो गया, मैं अभी नहीं लूंगा, मैं बाद में लूंगा, जब ये वापस 5 रुपए का हो जाएगा, होगा आज नहीं तो कल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वो कॉस्टली चीज नहीं खरीदी। फिर आपने बोला कि भाई मेरे पास ये पुराना पेन है जो मैंने 5 रुपए में लिया था, इसको मैं 15 में आज बेच सकता हूं, 10 रुपए कमा लूंगा। यानी कि अब बेचना आपका बढ़ा, खरीदना कम हुआ। ये भारत की इकोनॉमी अभी करेगी। अब इसमें ग्रोथ सैक्रिफाइस नहीं होगी, क्योंकि बाकी चीजें कंट्रोल में है, बाकी चीजें जो है वो कंट्रोल में है। करेंट अकाउंट डेफिसिट जाहिर सी बात है ये 0.6% है डेफिसिट का, हमारी जीडीपी का, $23 बिलियन, और ये 1.2 से 1.3% बढ़ेगा, 50 से 60 बिलियन डॉलर होगा। एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है, ठीक है, क्यों, अमेरिका टैरिफ है। अब उस केस में अगर रुपया कमजोर हुआ है तो एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे, यानी कि हम कहीं ना कहीं टैरिफ को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और एफडीआई भी थोड़ा सा कम हुए। तो अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है, ठीक है, कि इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको इस तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी, राइट। तो ये हिसाब किताब है, टाइमिंग परफेक्ट है, क्योंकि हमारा सीपीआई एकदम नॉर्मल है, डब्ल्यूपीआई भी माइनस में है, इन्फ्लेशन एकदम कंट्रोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी, अबे रशिया है ना, अब खरीद लेंगे, पुतिन आया है ना, पुतिन आया है भाई, सब कुछ खरीद लेंगे। और इंटरव्यू देता हुआ फिर रहा है, आज तक कोई इंटरव्यू दे दिया। एनर्जी की भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मुझे यह बहुत शिकायत है सरकार से कि भाई जो एनर्जी की एडवांटेज है वो आप कस्टमर तक तो पास नहीं करते हो। कितना भी आपको सस्ता तेल मिल जाए, आप यूरोप में बेच दोगे, लेकिन आप भारत में तेल सस्ता नहीं करोगे। 100 रुपए लीटर है तो 100 रुपए ही रहेगा, भले वो बढ़ जाए। तो लार्जर पर्सपेक्टिव से हो सकता है 90 रुपए आपको थोड़ा सा दिखे प्रॉब्लमैटिक, बट एक्चुअल में अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो तो ठीक भी है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत
बुरा नहीं कर रही है। आपने देखा ना अभी जो सेकंड क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ 8.4% है, और अभी थर्ड क्वार्टर के जब आंकड़े आएंगे तब आप देखिएगा, चौंकने के लिए तैयार रहिएगा। तो हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ठीक है। बाकी आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें। आज क्लास है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।